दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संपूर्ण वीडियो देखना है। सो हेलो पब्लिक, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज बनते दीपांकर सुमेधो दिल्ली से नागपुर आए थे और आज उनकी पत्रकार परिषद हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अहम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कि क्या कहना है बनते दीपांकर सुमेधो इनका। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 12 तारीख से बहुत बढ़िया आंदोलन वहाँ पर बुद्धगया में महामुक्ति के लिए चल रहा था, मगर 9 तारीख से अलग मोड़ आंदोलन 12 फरवरी से लेकिन 9 मई को अलग आंदोलन में मोड़ ले लिया। वहाँ पर जो है दो भंते जी के ऊपर में जो है एफआईआर की है। भंते मीनाचार्य के ऊपर में भी एफआईआर की है, भंते करुणाशील के भी ऊपर में एफआईआर की है, वो भी भंते जी ने किया और बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि चोरी का आरोप, चिवर धारे ढूंढे। ये कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आंदोलन बौद्धों का था, महाबोधि महाविहार के लिए था और दो भिक्षुओं के द्वारा दो भिक्षुओं पर एफआईआर कराना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखद बात है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने चीवर के लिए पैसा लिया है, टिकट के लिए पैसा लिया है, वो समाज का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं था। इन बातों को समाज के बीच में रखनी चाहिए थी। भिक्षुओं के द्वारा भिक्षुओं पर एफआईआर करा करके आंदोलन को कमजोर किया गया है, जिससे वहां के प्रशासन का मनोबल बढ़ा है। अब हमें ये आप लोगों को जानना चाहिए, आखिर उन भिक्षुओं के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने एफआईआर कराया। क्या वहां की कमेटी ने कराया जिसमें आकाश लामा जी हैं, या फिर वो भिक्षुओं ने किसके कहने पर किया। मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, ये बड़ी दुखद बात है, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। मीनाचार्य जी के ऊपर में जो एफआईआर हुई है, अभी मीनाचार्य जी जेल में है। जो आंदोलन करता है आकाश लामा जी और उनके साथ में आप भी है कि इनकी जिम्मेदारी थी कि मीनाचार्य जी के लिए बेल के लिए कुछ कोशिश किया जाए, मगर कुछ भी कोशिश नहीं हो रही है आपके जी। देखिए, मैं उस आंदोलन में बिल्कुल आपकी तरह से हूँ। आप कहीं पर भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो 4 लोगों की है। आकाश लामा जी हैं, भंते प्रज्ञाशील जी हैं, भंते करुणाशील राहुल जी हैं और वीणाचार्य जी हैं। मैं कहीं नहीं हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये 4 लोगों के अंदर आपसी मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ, उसका राज वही जानते हैं। लेकिन जो वीणाचार्य जी के ऊपर 3 एफआईआर हो रखी हैं, एक एफआईआर 4 मार्च को की जाती है, जो वहां का जोनल विकास अधिकारी कोई मुकेश कुमार जी हैं, उनके ऊपर कहने पर होती है। एक किसी यूट्यूब चैनल पर भी है और वीणाचार्य जी को भी नॉन अवेलेबल है। दूसरी एफआईआर जो है वो 10 तारीख को होती है और एक कंप्लेंट के ऊपर पुलिस प्रशासन इतनी त्वरित एफआईआर करता है, ये बड़ी सोचने की बात है। तीसरी एफआईआर जो है वो 13 तारीख का जो इंसिडेंट है, जब वहां पे महाबोधि महाविहार के अंदर लाठीचार्ज होता है, बाहर जब महिलाएं आई या वीणाचार्य जी को और दूसरे लोगों को जब पता चला तो वहां पर वो देखने गए कि भाई आखिर क्या हुआ, तो उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के द्वारा की जाती है कि पूरे आंदोलन को दबाया जाए। ये 3 एफआईआर हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो वहां पर व्यक्तिगत वकील है उनसे कहा गया है और कुछ वकील लगे हुए हैं। 29 तारीख को बेल की जो है डेट मिली हुई है, पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है। जी। जब नागपुर की महिलाओं के ऊपर में वहाँ पर ज्यादती हुई है, तो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, लामा जी है, उनका जाना जरूरी नहीं था क्या वहाँ पर? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं हमारा नेतृत्व जो है वो प्रशासन के आगे झुका है। खबसे साहब, आप 9 तारीख को पुलिस स्टेशन में थे और वहां पर एक प्रेशर पड़ा कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और मेरा वहां पर पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से मेरी इस बात पे कहा सुनी हुई है और हमने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है तो हम अपने सैनिकों की विजय के लिए हम लोग सूत्रपात करेंगे, लेकिन यही रहेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने जो वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित है, उन्होंने कहा हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं
नेतृत्व जो है वो प्रशासन के दबाव में आया है। और ये बात मैंने वहां पर भी कही है, जो धरने के पास धरना पे भी मैंने 12 तारीख को ये बात खुल करके कही है, उसका वीडियो वायरल है जी। थोड़ा सा नहीं, उसके बारे में यही था कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो कहीं कमजोर थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई भी व्यक्ति या नेतृत्व करने वाले लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा लिंग पूजन क्यों किया गया, शिवलिंग पूजन। और ये जो गवर्नर साहब है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये इस बात को नेतृत्व को भी उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, जैसा कि मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे कुछ महिलाओं को, कुछ भिक्षुओं को चोटें आई थी, तो उनका वहां पर मेडिकल कराया जाना चाहिए था और हम लोगों को FIR वहां पे कराई जानी चाहिए थी। शायद पुलिस ने अंदर की घटना को दबाने के लिए बाहर की झूठी FIR करी है, ऐसा मुझे लगता है। 9 तारीख को आप भी थे डीएम के साथ में जब चर्चा हो रही थी जी, तो थोड़ा वहां का वाकया बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं वहां क्या हुआ है। देखिए 9 तारीख को आकाश लामा जी एक मीटिंग बुलाते हैं लुम्बिनी होटल में लगभग 2 बजे के आसपास। आप पत्रकार लोग भी वहां बाहर थे। अंदर ये मीटिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के मद्देनजर प्रशासन आग्रह कर रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के दूसरे आंदोलन है स्थगित कर दिए गए हैं, उसी तरह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ आसपास में एयरपोर्ट है, कैंटोनमेंट है और बुद्ध गया अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल और जो भी है धार्मिक स्थान है। उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सभी भिक्षु एक मत थे कि हम लोग आंदोलन का जो उद्देश्य है सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि 12 मई को बुद्ध जयंती के लिए BTMC बड़े बड़े पंडाल लगा रही थी। तो अगर BTMC बड़े बड़े पंडाल लगा सकती है तो धरना साइट के पंडाल को हटाने की बात प्रशासन क्यों कर रहा था। इसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचे कि भाई 10 लोग जो है वो यहाँ पंडाल में रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कह करके और आकाश लामा जी ने कहा आपको जो कहना है वो सब SDM और पुलिस स्टेशन में जा करके जो वहाँ के SDOP क्या शायद DCP या CO रैंक के होते हैं, हाँ, तो उनको कहा। तो जब हम वहां पर गए तो जो आकाश लामा जी ने 10 लोगों की बात करी, वहां जाते ही वो बड़े मध्यम और दबे हुए स्वर में प्रशासन से कहते हैं कि हमारे 5 लोगों को रहने की व्यवस्था कर दीजिए और हमारा जो ये जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रहने दीजिए। यह सुन करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने तुरंत जो है उनको, पहले तो मैंने जो वहाँ पे SDM थे वो उनका कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने पूछा भाई आप अपना नाम बताइए। कोई भी ऑफिसर अगर पब्लिक के सामने बैठता है तो उसे बताना चाहिए मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने उनके नाम पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर जो वहाँ के SDOP हैं उन्होंने कहा भाई ये युद्ध का है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर युद्ध की बात है तो सीमा पे अगर जरूरत है तो हम भिक्षु लोग जाएंगे, भेजिए, हम भारतीय सैनिकों को हेल्प करेंगे, जो एक सपोर्ट होती है। लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन जो है जारी रहेगा। और एक और बात उन्होंने उठाई कि हम इस तंबू को तोड़ देंगे। हमने कहा ये सब हम नहीं तोड़ने देंगे, आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप हम सभी को अरेस्ट कर लो और तंबू को तोड़ दो। इसके बाद में दूसरे धम्मतप भंते जी थे, उन्होंने भी उसी आवाज में बोला। इसके बाद में एक भंते जी हैं शीलानंद जी ने, उन्होंने कहा मैं सबसे सीनियर हूं और मेरे यहाँ जो चारपाई लगी हुई है ये चारपाई तभी उठेगी जब ये आंदोलन को हम बुद्ध गया को मुक्त करा देंगे। लेकिन इस बीच में जब वो बातचीत थोड़ी गर्मा गर्म हुई और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो दबाव डाल रहे थे, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने बहिष्कार किया कि ये जो आप लोग कर रहे हो गलत है। अगर BTMC प्रोग्राम कर रही है तो हमारा प्रोग्राम होगा। और ये सारा कुछ इसलिए रचा गया क्योंकि BTMC का जो चेयरमैन है वो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और यदि BTMC का प्रोग्राम फेल होता है तो जो वहां के कलेक्टर है उसको एक एम्ब्रासमेंट होगा।
तो चाहते थे कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। इसके बाद में अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, भिक्षुणी पूर्णिमा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं एक सैनिक परिवार से आती हूँ, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इसके बाद में ऐसा सुनने में आया कि लास्ट में चंद्रबोधी पाटिल ने कहा कि भाई सब लोग उठ जाइए, वहां से मीटिंग उठ गई है। वहां से बाहर आने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके आप सभी लोग गवाह हैं, जिसमें आकाश लामा जी अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये जो धरना है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, धरने को पोस्टपोन कर दिया गया है। वहां से एक रूमर फैला। उनके कुछ देर बाद में मेरा भी लोगों ने व्यू जाना। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हम वहां इसके बाद धरने पर गए हैं और रात को 11 बजे फिर वहां पे विनय चारिया जी, करुणाशील राहुल जी आए हैं। जब मैं वहां उपस्थित नहीं था, वो रात में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैंने मीडिया के थ्रू जाना है। और 10 तारीख को 2 कंप्लेंट गई हैं। हाँ नहीं, जब हम लोग वहां से पुलिस स्टेशन से निकले उसके बाद में मैं देखता हूँ कि आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञा जी दोबारा थाने की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने भिक्षुणी पूर्णिमा से पूछा, भाई पूछो कहाँ जा रही है? तो कहते जी इनको वहां के जो थानेदार है उन्होंने बुलाया है। मैंने कहा भाई आप इतना बड़ा आंदोलन ले करके, जहाँ पे आप अठावले साहब को कहते हो यहाँ करके बैठो, केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी से मिलने जाते हो, वहां पर एक थानेदार के बुलाने पर आप जा रहे हो, ये क्या आप लोगों का मतलब औचित्य है, क्या नेतृत्व है? मैंने ये बातें जरूर वहां पर कही है। और उसके बाद में जो रात के 11 बजे का है, जो विनय चारिया जी का है, जो भंते करुणाशील का है, वो आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। 10 तारीख को 2 कंप्लेंट जो धरने के यहाँ से 2 लोगों ने दी है, 2 भिक्षुओं ने। एक सुनीत पाल जी हैं, सुनीत पाल जी ने भंते करुणाशील जी के खिलाफ दी है। लोग कह रहे हैं कि सुनीत पाल जी ने विनय चारिया के खिलाफ दी है, ये सरासर गलत है। सुनीत पाल जी ने करुणाशील जी के खिलाफ दी है, क्योंकि करुणाशील जी ने 180 चीवर और 150 लोगों का किराया लिया था और वो 4 तारीख को पटना जाना चाहते थे उन लोगों के साथ में, वो उनको लेकर के नहीं गए। मैं उस रैली में था, मैं पटना तक गया हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो विनयाचार्य जी के खिलाफ है वो एक सुशील पाल नाम के भिक्षु हैं, वो भी पटना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दी गई है। अब सवाल उठता है भिक्षुओं के खिलाफ भिक्षुओं के द्वारा कंप्लेंट दिलवा कौन रहा है? क्या ये कंप्लेंट बिना आकाश लामा की मर्जी के दी गई है या आकाश लामा जी की मर्जी से दी गई? ये बात पूछी जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा आंतरिक मामला था, व्यक्तिगत मामला था, समाज के पैसे का इस्तेमाल हुआ था। सर्वप्रथम यदि किसी को शिकायत थी वो समाज से कहता और समाज से पूछ के पैसा देता। तो ये कंप्लेंट जब प्रशासन के पास गई है, उससे प्रशासन का मनोबल बढ़ा है, उनको लगा है कि इनके आपस में टूट फूट हो गई है। हालांकि इस आंदोलन में आम आदमी में कहीं भी टूट फूट नहीं हुई है। आज भी सभी लोग एकत्रित हैं, सिर्फ एक आंदोलन और नेतृत्व करने वाले 4 लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है। जी आज की अगर वस्तु स्थिति के बारे में हम जानना चाहें, जी, आपकी 2 मांगे मुख्य है। एक तो महाबोधि विहार को मुक्त किया जाए, दूसरा बीसीए के तहत जो कानून 1949 वाला है उसे रद्द किया जाए। ऐसे में अब सुनवाई भी चल रही है और आगे भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन क्या फैसला आएगा यह कोई नहीं बता सकता। इस पर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति जो है, जो विद्वान लोग हैं अभी एक मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं और जो आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ बैठ करके तय करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो हमको समझनी चाहिए कि जो हमारा आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार ने बीटी एक्ट बना करके, गलत एक्ट बना के उस पर अपना कब्जा कर रखा है और उसको अपने ढंग से वहां पर पुरोहित और पंडों को बैठा करके बुद्ध की धरोहर का अपमान किया जाए, बौद्धों की भावनाओं का अपमान किया जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि जिस तरह से इस देश में यहां तक कि जो हिंदू लोग हैं, अगर वैष्णव मंदिर में शैव की पूजा नहीं हो सकती है, शैव के मंदिर में वैष्णव की पूजा नहीं हो सकती है, कृष्ण के मंदिर में शेरावाली की पूजा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह से बुद्ध के मंदिर में, बुद्ध विहार में सिर्फ बौद्ध तरीके से पूजा हो, बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण हो। और ये तभी हो सकता है जब बीटी एक्ट को अमेंड करके उसके सभी मेंबर्स बौद्ध बनाए जाएं और उसका जो पालन हो वो सब बौद्ध विधि विधान से हो। हमारी यही मांग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए या वो
वहां की जो असेंबली है उसको अमेंड करके करें। जी। देखिए, इस देश के अंदर 3 विचारधाराएं हैं। एक अंबेडकरी विचारधारा है जो सत्य की बात करती है, जो करुणा की बात करती है, दया की बात करती है, संविधान की बात करती है। एक ऐसी विचारधारा है जो मनुवादी विचारधारा है, जो कहती है कि हमें दूसरे के धरोहरों को, दूसरों चीजों को कब्जा करके उसे अपना बताना है। और एक जो है जो इन विचारा से परे है, जो सोशलिस्ट विचारधारा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सोशलिस्ट मूवमेंट आया, लेकिन अंबेडकरी आंदोलन कभी नहीं आया। तो वहां पर जो अंबेडकरी आंदोलन है उसकी कहीं कमी है। और जो इस भारत के अंदर जो मनुवादी विचारधारा है वो बड़ी प्रभावी है। वो नहीं चाहती है कि जिसकी जो चीज है उसको दी जाए। तो ये भारत सरकार के अंदर बहुत सारे लोग जो मनुवादी विचारधारा के हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर बुद्ध लौट के आए और ये जो बुद्ध की जो चीजें हैं वो बौद्धों को दे दी जाएं। और उसका ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध गया की बात है। मैं आप लोगों का ध्यान भगवान बुद्ध की अस्थियों की तरफ आकर्षित करवाना चाहूंगा। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध की अस्थियां अलग अलग स्तूपों से निकाल करके म्यूजियमों में ऐसे रख दी है कि जैसे किसी चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। वो भी बौद्धों का अपमान है। चाहे वो दिल्ली की नेशनल म्यूजियम हो, चाहे वो कलकत्ता की म्यूजियम हो, चाहे वो पटना की म्यूजियम हो, चाहे वो हमारे पंजाब के अंदर एक म्यूजियम है। तो ये अपमान हर जगह हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारत के अंदर एक भी ऐसा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थल है वो भारतीय भिक्षुओं के पास नहीं है। खाली बुद्ध गया की बात नहीं है। आप कोई भी स्थल बता दो जहां भारतीय भिक्षुओं के पास हो। तो ये कहीं पर एक साठगांठ है। और ये बुद्ध गया जो है उसको इन्हें जल्दी से जल्दी लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के अंदर कोई टूट फूट नहीं है। अगर किसी को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि उन्होंने दबा दिया है, तो बिल्कुल गलत है, यह एक भ्रांति है। सरकार ने कराया ना, गवर्नर साहब कर रहे हैं। ये कितना बड़ा खेल देखिए। एक गवर्नर साहब जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो उस दिन वहां पर जाकर के बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीट करके जो बौद्ध स्तूप का टूटा हुआ हिस्सा है उसको शिवलिंग कह करके पूजते हैं। ये तो जानबूझ करके सरकार ने करवाया है। बिना सरकार के वहां कुछ नहीं हो सकता। वहां पे जो वर्चस्व है आज सरकार का है। वहां पे बिहार पुलिस लगी हुई है चप्पे चप्पे पे। तो वहां जो भी कुछ क्रियाकलाप होते हैं वो बीटीएमसी करती है और सरकार करती है। और सबसे बड़ी बात है जिसको लोग नहीं उठा रहे हैं, जो बुद्ध गया का बुद्ध मंदिर है उसकी 28,000 एकड़ जमीन होती थी। जो लोग कहते हैं कि वो जगह महंत की थी, कोई भी जगह मंदिर के डेटी की होती है, ना कि महंत की होती है। क्या सरकार बताएगी कि वो 28,000 एकड़ जगह कहां है? ठीक है, उसमें से कुछ जगह मगध यूनिवर्सिटी को दिया गया है, तो कोई छोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो सोचना होगा, बीटीएमसी जो कमेटी है वो एक बड़ी करप्ट कमेटी है। 1949 से लेकर के आज तक उन्होंने वहां पर शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, अस्पताल का कोई काम नहीं किया है। वहां पर कोई भी ऐसा विकास का काम बीटीएमसी ने किया है तो बताइए। और पिछले जो 12-15 सालों से जो बीटीएमसी के मेंबर बन रहे हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। वहां पर जो भिक्षु लोग बीटीएमसी के द्वारा अपॉइंटेड हैं उनके भी अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। तो ये मामला बहुत गहरा है कि एक हमाम में जो कहा जाता है, एक सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है वो नहीं चाहते कि ये जो बुद्ध गया में बीटी एक्ट हो उसको खत्म करके बौद्धों के हाथ में आए और बुद्ध गया का विकास हो। जी हाँ, अभी भी जो जन आंदोलन है वो करप्शन की आवाज नहीं उठा रहा है।
जन आंदोलन सिर्फ एक्ट को रिपील करने की बात करता है। जन आंदोलन को इस आवाज को उठाना चाहिए कि जो इतने वर्षों से वहां पर जो मेंबर रहे हैं उनके अकाउंट्स का, ये सब चीज का लेखा जोखा होना चाहिए, तभी तो रियलिटी सामने आएगी। बुद्ध गया मठ का जो 28,000 एकड़ जमीन होता था ब्रिटिश टाइम में, वो कहां गया, ये बात भी उठनी चाहिए। तो ये तो हम लोग तो छोटी सी चीज उठा रहे हैं, बातें और भी हैं जो उठेंगी। वहां का जो पैसा आता है वो कहां जाता है? बुद्ध गया ही एक ऐसी जगह है जहां समस्त एशिया के लोग आकर के उसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि मान के उसको पूजते हैं, दर्शन करते हैं और धन चढ़ाते हैं। जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1955 को नागपुर के पवित्र स्थान समझा जाता नागपुर, और बाबा साहब ने सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का अभ्यास किया और कई देशों का दौरा करके तो बौद्ध धर्म एक 24 कैरेट का सोना एक पूरा डायमंड समझकर दिया है। इस विचार से प्रेरित होकर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों माध्यम से कि जो हमारा आज भारत के अंदर जो अम्बेडकरी बौद्ध, इस सब को बड़े ध्यान से सुनना, मैं अम्बेडकरी बौद्ध कह रहा हूं, अम्बेडकरी दलित नहीं। जो अम्बेडकरी बौद्ध लोग हैं उनका जो गढ़ है, उनका उसका जो केंद्र है वो नागपुर होना चाहिए, कोई और जगह नहीं। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये नागपुर के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के ऊपर खड़ा हुआ है। इस हॉल के अंदर महिलाएं नहीं दिख रही हैं। मेरा एक इंटरव्यू भी है, खबसे साहब ने देखा है, जो मैंने नेशनल दस्तक पे किया। मैंने कहा ये आंदोलन महिलाओं का है और हमें धम्म का आंदोलन महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी संपूर्ण आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। उसी तरह से अगर एक महिला धम्म के पथ पे आ गई तो उसकी सारी आने वाली पीढ़ियां धम्म के पथ पर चली जाएंगी। और 12 फरवरी को जब वहां पे लाइन लगी हुई थी, एक सर्पेंटाइन लाइन थी जो अंदर से शुरू होती है, वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की होगी, बाहर दुकानों तक थी, और वो महिलाओं की लाइन थी, अलग थी। महिलाओं की लाइन में एक पुरुष नहीं था। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ एक अद्वितीय आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है और नागपुर से महिलाएं उठ करके वहां गई हैं। इससे इस आंदोलन को से राजनीतिक लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक लोग अपनी संस्था बना करके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं उन्हें इससे दूरी रखना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। जैसे किसी ने पार्लियामेंट में दिया, आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। जैसे अठावले साहब आए, बैठे, सहयोग दिया। जैसे हमारे एमपी महोदय आकर के बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खड़गे साहब ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। क्योंकि अगर यह आंदोलन दलित राजनीति की बलि चढ़ गया तो ये बाबा साहब के सपने को तोड़ना होगा। इसलिए जो अम्बेडकरी दलित राजनीतिज्ञ हैं उनको आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, हाईजैक नहीं करना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए। आप लगातार आ रहे हैं, आंदोलन होता है, मगर जो बड़ी मीडिया है वहाँ पे आई नहीं है। ये बहुजन मीडिया ने देश में असर के आंदोलन फैला दिया है। इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर ने भ्रामक खबरें फैलाई है। आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आज ये आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचा है तो उसे हमारे बहुजन मीडिया ने पहुंचाया है। इस बहुजन मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया है जिसको मैं खुल करके कहूंगा जो आकाश लामा जी का मीडिया था। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुमेधो हूं। आकाश लामा जी का मीडिया था जो अपने द्वारा बाकी कुछ हमारे बहुजन मीडिया को रोकने की भी कोशिश करते थे और वो चाहते थे कि दूसरे कोई चेहरे सामने नहीं आए। लेकिन ऐसे मीडिया थे जो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, जो बाबा साहब के कृतज्ञ, जो बाबा साहब के आंदोलन को उठाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने इस आंदोलन को उठाया है, जो ये आंदोलन आज घर घर पहुंचा है। तो ये आंदोलन अगर इतना बड़ा हुआ है वो हमारे बहुजन मीडिया के आधार पे हुआ है और उसका सबसे बड़ा योगदान है और इसीलिए आंदोलन जीवित है। नहीं तो ये आंदोलन उसी दिन मर जाता जिस दिन आकाश लामा जी ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं,
क्योंकि प्रशासन यही चाहता था हमारा बहुजन मीडिया प्रशासन के दबाव में नहीं आया। बंटी जी, जो गया शहर है उसका नाम गया जी कर दिया है, तो इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? नहीं, गया गया जी है, गया जी है जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ, उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ। पहले भी उसको गया जी के ही नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इस समय पर किया जाना ये कहीं पर एक बौद्धों को धता बताने की वो है। गया जी की जगह उसका नाम बोध गया ही कर देते, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये कहीं मुझे लगता है कि बौद्धों को चिढ़ाने के, अरे इतने सालों से क्यों नहीं किया। यहां तक कि जो वहां का एयरपोर्ट है उसका नाम गया है, उस एयरपोर्ट का नाम भी बौद्ध बोध गया होना चाहिए। ये मांग भी हमें करनी चाहिए जी। उनके तरफ से माइक दीजिए। वो बोध गया महामुक्तीसाठी तुम्ही सुद्धा लोक आपने भी जो है संसद में आवाज उठाई है, तो क्या मांग की थी आपने? जिस तरीके से देश में पिछले 10 साल से अधिक समय से एक मनुवादी सरकार चल रही है, उसके बहुत सारे उदाहरण हम सभी रोज रोज नए नए तरीके से देखते हैं। उसी प्रकार से लास्ट समर सेशन में जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाया, उसमें जो जो चेंजेस हमने बताए वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने, उनका पास मैंडेट है उसके हिसाब से उन्होंने पास किया। लेकिन हमने उसमें उस बिल पे मुझे मेरे पार्टी जब बोलने का मुझे मौका दिया तो मैंने उन्हें यही कहा कि जो समाज वक्फ बोर्ड में कहीं पे भी संशोधन की मांग नहीं कर रहा है तो उसको आप संशोधन कर रहे हैं, लेकिन पूरा भारत देश का बौद्ध अनुयायी ये बीटी एक्ट 1949 में संशोधन मांग रहा है, उसको न करते हुए आप वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। अगर उसके साथ में ही आप बीटी एक्ट को भी लाते थे तो हम स्वागत करते थे आपका। यही बात मैंने उस समय बोला। इस संदर्भ में अगर राहुल गांधी जी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपके विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी की अगर आवाज उठती उसमें बहुत बड़ी ताकत निर्माण होती। अगला कदम जो है आप राहुल गांधी जी की बात करेंगे? आपको पता नहीं है शायद, हम लोग कांग्रेस पार्टी से है और हम राहुल जी के बिना अनुमति के थोड़ी ना बात करेंगे। मुझे जब वक्त पे बोलने दिया गया होगा तो मुझे सारी चीजें पूछी गई होंगी ना, मैं किस सब्जेक्ट पे बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं देश की इतने बड़े संसद में जब वो बोल रहा हूँ और मैं बीटी एक्ट पे बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि राहुल जी का समर्थन उसमें है। और आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, हमारे जितने भी, चाहे वो अमरावती के खासदार हो वानखेड़े जी, मुंबई की खासदार वर्षा गायकवाड़, परिणीति शिंदे हो, सारे हमारे जितने अम्बेडकर विचारक के जितने भी सांसद है, उन्होंने सारे सबने संसद में वो विषय रखा है और हमारी पार्टी और हम सब लोग एक साथ में। राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा पाठ किए, हर विषय पे राहुल गांधी जी बोल पाए, इतना समय भी उनको नहीं दिया जाता ना, उनका भी माइक बंद होता है, हमारा जैसा माइक बंद होता है वैसा भी उनका माइक बंद होता है। आने वाले राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा पाठ किया, संसद में माइक नहीं है, हाँ बिल्कुल, राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा पाठ किया, उसके संदर्भ में क्या है? सर, राज्यपाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अब उनकी जवाबदारी है, जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, मैं भी संवैधानिक पद पर बैठा हूँ। मैं आगे खासदार जब बात करता हूँ तो मुझे सारे धर्मों को लेकर चलना है, ना कि एक धर्म को मैं आगे बढ़ाऊँ तो दूसरे धर्म को पीछे खींचो। ये काम करने का मेरी जवाबदारी नहीं है, वो पंडित पुजारियों का काम है। संवैधानिक पद पर बैठते हुए सभी धर्मों की भावना एक जैसे संभाल के रखने की जवाबदारी संवैधानिक पद की है। उन्होंने संवैधानिक पद की अवहेलना की। आगे की सेशन में भी आवाज उठाएंगे निश्चित ही। हम लोग तो है ना, जब लास्ट सेशन में हमने वहाँ पे आंदोलन भी किया, स्टेज पर खड़े होकर बोर्ड तक के हमने सब किया है। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि हमारे जो प्रयास है वो पूरे कर ही रहे हैं हम लोग। परवेज जी, आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस आंदोलन को
फूट डालो के तहत पूरी तरह से निरस्त करना चाहती है। जब वक्फ बोर्ड में संशोधन कानून लाया गया होगा तो जिस दिन वक्फ बोर्ड पारित होने वाला था, उस दिन चर्चा थी, उस दिन हमारे संसद के बाहर में 25 मुस्लिम लोगों के हाथ में बैनर देके खड़ा किया था कि उन्होंने समर्थन में खड़ा किया था। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कि सरकार की ट्रिक्स बहुत बेकार है और उसका सारा अनुभव अपन देख रहे हैं, कैसे भाई भाई को लड़ाना, कैसा अपना फायदा उसमें से निकाल लेना। ये बिजनेसमैन की सरकार है, ये देश की जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए इनको हर चीज में प्रॉफिट कहाँ मिलता है वो उसका सिर्फ ध्यान देते हैं। बौद्धों को लड़ाकर, मुस्लिमों को लड़ाकर, हिंदुओं को लड़ाकर अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, इतना ही उनका काम है। उनका नंबर्स, सीट नंबर्स कैसे बढ़ेंगे। और बिहार में भी तो बुद्ध गया विषय ज्यादा जोर से उठाएंगे। सारा अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब युद्ध जैसी परिस्थिति हुई तो सारा बिहार में ही ऐसा लग रहा था कि पूरी युद्ध की परिस्थिति वहीं पे निर्माण हुई है। इस तरह से ब्लैकआउट करना, सब करना, सारा बिहार में उन्होंने पूरी ट्रिक्स आजमाए। और वो बिहार अभी इलेक्शन में मोड में है, तो हमें कुछ ज्यादा वो करने देंगे ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही होगा जो भी होगा। आपके पास में महाबोधि महाविहार का मुद्दा है, वो मुद्दा तो हम लोग ले ही रहे हैं। हम तो देश के संसद में इतने बड़े विषय पे लिया है। और हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे कि जो बुद्धिस्ट मिनिस्टर रहने के बाद में भी वो आवाज नहीं उठाता। जैसे हमारे एक भाई साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी नहीं बोलते। हमारे देश के जो संसदीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे भी आपने प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं आवाज उठाते। वो भी एक बुद्धिस्ट है, क्यों नहीं पूछते उससे। सारा जवाबदारी क्या विपक्ष की है क्या? विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, मीडिया कहाँ लेती है उनको। राहुल जी जो बोलते हैं वो सारी चीजें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं तो कुछ बोल दिया वोट के लिए तो ना बात करते। जिस दिन आपको लगेगा उस दिन राहुल जी साथ में खड़े रहेंगे आपको। साहब, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय, क्या सोच? निश्चित ही जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। इसीलिए जब मेरे क्षेत्र के रामटेक लोकसभा के क्षेत्र से सारे बुद्ध अनुयायी मेरे पास आए कि हमको बुद्ध गया जाना है, तो हमने सारे लोगों की व्यवस्था करके यहाँ से उनको आंदोलन के लिए भेजा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, सब घटना उन्होंने मुझे बताया। तो हम निश्चित ही उसके लिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द पीटी एक्ट कायदा में संशोधन हो और जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले। ठीक है, आपकी तरफ से कोई होगा संसद के सामने आंदोलन वगैरह? निश्चित ही हम लोग हमारे प्रयास निरंतर करते रहेंगे। अगर बुद्ध गया भी जाने की बात आएंगे तो मैं खुद बनते जी को अभी आश्वस्त कर देता हूँ कि जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी उस दिन आवाज दो कि हम बुद्ध गया भी खड़े हो जाएंगे जाके। संसद में तो है ही, उनके साथ भी खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला। संसद में भी लड़ाई लड़े तो बहुत लड़ ही रहे, वो तो लड़ ही रहे। उसमें क्या है, वो तो मेरा कर्तव्य है। मैं शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से चुनकर आता हूँ। बुद्ध अनुयायी ने मुझे मतदान किया है, मेरा प्रथम कर्तव्य है कि उनको न्याय दिलाना। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।